Hello and welcome to Physics Learning in Cythematics। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 करते हैं पहले। चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इसमें आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है ये? मूविंग चार्जेस और करंट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। कैसे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का? हम उसके पास अगर कंपास नीडल रखें तो उसके डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, या उसके पास हम आयरन फिलिंग्स रखें तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। This experiment was performed by Hans Christian Oersted and it is known as Oersted experiment। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? एक वायर लिया है, ये XY वायर है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, X को पॉजिटिव टर्मिनल से और Y को नेगेटिव टर्मिनल से। साथ में एक एमीटर लगाया है करंट मेजर करने के लिए, एक रेजिस्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए और एक की। ये वायर किससे पास हो रहा है? ABCD एक कार्डबोर्ड है जिससे ये पास हो रहा है। इसके ऊपर एक कंपास नीडल रखी हुई है। तो जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसमें से करंट आएगी ऐसे, इस तरह से X से Y की तरफ करंट फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो करंट जैसे ही फ्लो होती है तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। ठीक है। और अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि हम इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दें, करंट ऐसे हो जाए अब रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। जिस डायरेक्शन में अलाइन हुई थी उससे रिवर्स हो जाती है। दिस शोज दैट दिस करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है। इसको हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। ये हमने शो किया है, ये वायर का डॉट ली है। इसमें मैग्नेटिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो हमें तीनों डायरेक्शन साथ साथ कंसिडर करनी पड़ती है, एक्स वाई जेड। तो उसके लिए हम जो है एक कन्वेंशन यूज करते हैं। अगर हमने डॉट लिया है इट मीन्स आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन है, चाहे वो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी डायरेक्शन है, वो पेन ऑफ पेपर से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ। और जो क्रॉस है दैट इज इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। अगर हमने क्रॉस बनाया है इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है। तो जब हमने ये वायर है, वायर में डायरेक्शन कैसी है? बाहर की तरफ है प्लेन ऑफ पेपर के। तो ये मैग्नेटिक जो कंपास नीडल रखी थी उसकी हमें डायरेक्शन शो कर रखी है। एन यहाँ है, एस यहाँ है, एन यहाँ है और एस यहाँ है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रखी है उसके चारों तरफ। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये डायरेक्शंस भी रिवर्स हो जाती हैं, एन एस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। और अगर हम जो है आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो वो कैसे अलाइन हो जाएंगी? इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो वो सर्कुलर डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएंगी, सर्कुलर पाथ्स में। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो कि करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। क्या होता है ये रूल? Imagine that you are holding a current carrying wire, straight conductor, in your right hand. राइट हैंड में हम इसको होल्ड कर रहे हैं such that the thumb points towards the direction of current। ये जो हमारा थंब है ये किस में है? करंट के डायरेक्शन में है। Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field। तो जो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो क्या शो कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। That is the right hand thumb rule। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे कि ये क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, क्या पढ़ी थी? स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है
तो उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो हमने ड्रॉ भी करी थी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर स्टैटिक चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, करंट है या मूविंग चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर स्टैटिक चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके चारों तरफ, लेकिन अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे, यानी कि करंट बन जाए, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है, जिसको कि हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। आर क्या है? आर तो पोजीशन बता रहा है कि आर पोजीशन पे बी। और ये कैसी है? ये भी एक वेक्टर फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी, वैसे ही ये भी एक वेक्टर फील्ड है, यानी कि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे। इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती जुलती हैं, जैसे कि इट इज़ डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन द स्पेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी हर पॉइंट पर वैल्यू होती है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम क्या करते हैं, उन सब की फील्ड्स निकाल के उनको हम ऐड कर देते हैं यूजिंग वेक्टर एडिशन। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड्स भी, अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड सबके निकाल के और हम उनको ऐड कर देते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज रखते हैं, मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम एक चार्ज लेके आते हैं, तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। दो फोर्स लगते हैं उसके ऊपर, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। और वो फोर्स हम कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स E की डायरेक्शन में, और Q अगर नेगेटिव है तो फोर्स जो है इसके ऑपोजिट। तो जिस तरह से चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरह से ए चार्ज ऑल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें चार्ज को तो भी उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा वो हम डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं चार्ज को तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? Q इंटू ई, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस क्या है? द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन क्यू वी एंड डी, यानी कि चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखा था सिर्फ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव है तो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम क्रॉस प्रोडक्ट से, v क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल होता है कि v क्रॉस b की डायरेक्शन लेंगे, उस यानी कि v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। एक जो v और b प्लेन बन रहा है, vb प्लेन, उसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा। आप इसमें देख सकते हैं ये v की डायरेक्शन है, ये b की डायरेक्शन है, और थीटा इनके बीच का एंगल है, ये q चार्ज है। तो अगर इस पे हम मैग्नेटिक फोर्स, अगर ये बी इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? v क्रॉस b। v क्रॉस b करेंगे तो हम अपने हैंड से देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे फोर्स लगेगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाए, ये वाला चार्ज जो है अगर यहाँ पर नेगेटिव रख दें तो फोर्स जैसे इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये बी फील्ड है, ये v ऐसे है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर नेगेटिव ले लें तो फोर्स जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स रिवर्स हो जाता है, वैसे ही इसमें भी
रिवर्स हो जाएगा। और एक बात और है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल। और अगर हम थीटा को 0 कर दें तो क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। इफ थीटा इज 0 देन एफ एम इज 0। क्या मतलब है इसका, कि अगर v और b की डायरेक्शन सेम हो जाए देन इट बिकम्स 0। v और b की डायरेक्शन सेम हो गई मीन्स ये इसके पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स 180, थीटा इज इक्वल टू 180, इसके ऑपोजिट। ये v ऐसे है और b ऐसे है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। और ऐसे भी हो सकता है कि v ऐसे है और b इसके ऑपोजिट है, तब एंगल कितना है 180। तो 180 की वैल्यू 0 होती है साइन 180 की, तब भी फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 या 180 पे फोर्स 0 हो जाता है, यानी कि चार्ज ऐसे मूव कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। अगर v ही 0 हो जाए, अगर स्टैटिक चार्ज है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। स्टैटिक चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है स्टैटिक चार्ज पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज स्टैटिक है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, और अगर वो मूव कर रहा है पैरेलल या एंटी पैरेलल तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर एक केस हमारे पास ऐसा हो, द टोटल फोर्स ऑन चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड b एंड e। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि उसमें जो है कोई स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। This force is equal to magnetic force plus electric force, that is q v cross b plus q into e। दोनों को ऐड कर देंगे and this force is known as Lorentz force। इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब जब हमने मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन कर लिया है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने मैग्नेटिक फोर्स डिफाइन किया है अभी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, या हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, बी और बी के परपेंडिकुलर। या हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें that is equal to QVB sin थीटा। इसमें हम Q को ले लें 1 कूलम, V को ले लें 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा को ले लें हम 90 डिग्री। तब क्या होगा, देन FM इज इक्वल टू, Q को हमने 1 ले लिया है, V को 1 ले लिया है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है हमको, B, और साइन को हमने 90 ले लिया है, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो वी गेट FM इज इक्वल टू B। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके B को डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। द मैग्नेटिक फील्ड at any point is defined as numerically equal to the magnetic force acting on unit charge moving with unit velocity perpendicular to the field. The magnitude of magnetic field is numerically equal to the force acting on unit charge moving perpendicular to the field with velocity 1 meter per second, या with unit velocity। इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशंस क्या होंगी, अगर हम निकालें इसकी b इज इक्वल टू, इससे निकालें हम तो b इज इक्वल टू f अपॉन क्यू वी। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं है, तो f अपॉन क्यू वी। f के लिए न्यूटन, q के लिए कूलम, और v के लिए मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, जिसको कि हम बोलते हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, that is Tesla, which is named after the scientist Nicholas Tesla। लेकिन टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसके लिए हम एक छोटी यूनिट भी यूज करते हैं, that is called Gauss, and 1 Gauss is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.6 10⁻⁵ टेस्ला। तो दैट इज द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालेंगे हम। सपोज वी आर हैविंग ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है and I current is flowing in it. I is the current flowing in it. N is number density of electrons. क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. और ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है B. अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट I ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन ये है, तो V जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो VD वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे. क्यों? क्योंकि करंट जो है इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो ये इसके ऑपोजिट मूव करेंगे. VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स लगेगा. क्यों लगेगा फोर्स? क्योंकि इसके अंदर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर चार्ज है, तो ये जो है मूव कर रहे हैं. और मूविंग चार्ज पर जो है हमने पढ़ा है अभी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है. तो हम वो फोर्स निकालेंगे कितना लगेगा. तो कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर टोटल चार्ज कितना है. तो पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम कितना है इस कंडक्टर का. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर that is equal to A into L. एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर हमने निकाला है, हमने लिखा है n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे n इंटू A इंटू L. तो चार्ज कितना हो गया इसमें, चार्ज इन द कंडक्टर, टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस E, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL. तो टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस ENaL. कितना चार्ज हो गया. ये चार्ज VD स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. तो फोर्स कितना एक्ट होगा इस पे, फोर्स एक्टिंग विल बी Q इंटू V क्रॉस B से निकालते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, Fm इज इक्वल टू Q हमारे पास कितना है, माइनस ENaL, BD क्रॉस B. कितना होगा. एक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेशन पढ़ी थी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इज इक्वल टू माइनस ANE/BD, ये पढ़ी थी हमने. तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें ANE/BD, इसको हम I से लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे, IL क्रॉस B. अब यहाँ पर तो हमने लिखा है कि VD क्रॉस B, यानी कि VD भी एक वेक्टर है और B भी वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो I वेक्टर नहीं है, L वेक्टर नहीं है, B वेक्टर है. तो हमने ये L के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया है. क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है ये करंट एलिमेंट है. L जो है एक करंट एलिमेंट है. क्या होता है, L इज द करंट एलिमेंट. और करंट एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू L, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट. तो फोर्स कितना लगेगा इस कंप्लीट वायर पे, दैट इज L क्रॉस B. या हम लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. थीटा क्या है इसमें, एंगल बिटवीन L एंड B. ये हम चेक भी कर सकते हैं. यहाँ पे क्या था, ये जो हम V क्रॉस B करेंगे, VD क्रॉस B, माइनस का साइन था, यानी कि VD ऐसे है और B ऐसे है. अगर माइनस का साइन है मतलब हमको इसका ऑपोजिट लेना है ऐसे, तो ये वाला एंगल, और यही एंगल L और B के बीच में है. तो इस केस में भी हम जो है डिफरेंट केसेस स्टडी कर सकते हैं. इफ थीटा इज 0 और 180, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या 180 हो जाएगा, तब क्या होगा, Fm इज इक्वल टू 0. साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की भी 0 होती है. यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा.
and if theta is equal to 90 degree, then Fm is equal to ILB into sin 90, that is equal to I into L into B, that is maximum force. तब उस पर maximum force लगेगा अगर magnetic field current के perpendicular है. Question कर लेते हैं इस पे based. What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere making angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field 0.15 Tesla. Given quantities लिखते हैं. Current is 8 ampere. Angle between current and magnetic field that is 30 degree. यानी कि current element और magnetic field में 30 degree का angle है. Magnetic field कितनी है? 0.15 Tesla. हमें force निकालना है. Force का formula F is equal to I L cross B. या magnitude लिखें तो F is equal to I L B sin theta. हमें निकालना है force per unit length यानी कि F upon L. That is equal to I B sin theta. I की value 8, B की 0.15 and sin theta means sin 30 degree. It is equal to 8 into 0.15 into sin 30 की value half. That is 4 into 0.15. Multiply करेंगे 0.6. Unit क्या आएगी? Force upon length. It means Newton per meter. That is the force per unit length. हमें force per unit length निकालना था. कितना लगेगा? That is 0.6 Newton per meter. 1 मीटर लेंथ पे इतना force लगेगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हम स्टडी करेंगे. हमने अभी आज पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं. तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टडी करेंगे कि उसका मोशन का पाथ क्या होता है. अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तब वो चार्ज जो है किस डायरेक्शन में किस पाथ के अलोंग मूव करता है. तब तक के लिए बाय. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.